आज हम लोग जो टॉपिक तैयार करेंगे या जिसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे वो है इनफर्टिलिटी यानी बंध्यता। यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के तहत हम लोगों ने काफी टॉपिक्स तैयार कर लिए और ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो बंध्यता का तात्पर्य मैं उसके पहले आपको समझाऊं। इसका मीन ये होता है कि कोई भी दंपति यानी जो भी पति पत्नी शादी के बाद में उनके जीवन का सबसे बड़ा जो सुख होता है वो है संतान प्राप्ति। तो यदि कोई दंपति यानी शादी के बाद में अगर संतान उत्पन्न करने में या संतान पैदा करने में अगर असक्षम होते हैं तो ऐसे दंपति को हम लोग बंधे दंपति या बंधे कपल या इनफर्टाइल कपल कहते हैं। या सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि बंध्यता की अगर हम लोग डेफिनेशन या इसकी परिभाषा अगर हम लोग ले तो इसका हम लोगों ने एक WHO ने इसकी एक ऐसी डेफिनेशन तैयार की है जिसको आप लोग इजी वे में समझ सकते हैं। जो इसका तात्पर्य अगर बात करें, अगर कोई संतान या जनक अगर संतान उत्पन्न करने में यानी संतान उत्पन्न करने में अगर सक्षम होते हैं तो ऐसे कपल को बोलते हैं फर्टाइल कपल। ओके। और किसी भी दंपति का सबसे जीवन का सबसे बड़ा सुख अगर कोई है तो वो है संतान सुख। तो यदि कोई दंपति, इसकी परिभाषा पर हम ले सकते हैं कि यदि कोई दंपति यानी पति और पत्नी, यदि कोई दंपति लगातार उन्मुक्त का अर्थ होता है कि बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव यानी संतान प्राप्ति की नजरिया से या संतान प्राप्ति के लिए अगर वो लगातार 2 वर्ष तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के, जिसे परिभाषा हम कह सकते हैं उन्मुक्त सहवास यानी बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के इंटरकोर्स करते हैं और उसके बावजूद भी अगर वो कपल संतान उत्पन्न करने में अगर सक्षम या संतान उत्पन्न नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति को हम बंध्यता कहेंगे। यानी बंध्यता के लिए हमने मिनिमम या मैक्सिमम की बात हम कर सकते हैं। मैक्सिमम हमने कितने वर्ष का समय लिया? 2 वर्ष का। जबकि हम जानते हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए यानी एक नर का और एक मादा का सबसे पहली बात है कि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक और यूं कह सकते आर्थिक दृष्टि से परिपक्व और सुदृढ़ होना जरूरी है, जिसके लिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके लिए जरूरी है कि लड़की की एज यानी शादी के लिए 18 से 21 और लड़के की 21 से 24 होनी है, ताकि वो शादी के बाद में होने वाली जो संतान है उसकी जिम्मेदारी उठा सके। तो लेकिन अगर कोई कपल संतान उत्पन्न करने को लेकर अगर वो प्लानिंग बनाते हैं, एक ध्यान से इसके पहले वाले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा कॉन्ट्रासेप्टिव, वो टॉपिक था जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का तात्पर्य ये थोड़ी कि कोई भी कपल संतान ही पैदा नहीं करे, क्योंकि संतान उत्पन्न अगर नहीं होगी तो उस परिवार का वंश नहीं चलेगा। तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए या जीवन की निरंतरता के लिए या सर्वाइव करने के लिए जन्म आवश्यक है। लेकिन भारत से सभी देशों में जो जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण को लेकर जो कार्यक्रम या जो अलग अलग योजनाएं या स्ट्रेटजी जो बनाई जाती है उनमें से एक है कॉन्ट्रासेप्टिव। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई दंपति लगातार 2 वर्ष तक उन्मुक्त सहवास करने या बनाने के बाद भी अगर वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं या उस महिला में गर्भ नहीं ठहर पाता है तो ऐसी स्थिति को हम या ऐसी शारीरिक स्थिति को हम कहते हैं बंध्यता। और ऐसे कपल को हम बोलेंगे इनफर्टाइल कपल यानी बंधे कपल। तो इसकी डेफिनेशन आप समझ लीजिए, मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं। अब बात आती है कि बंध्यता को लेकर अगर हम बात करें तो बंध्यता कोई अभिशाप नहीं है। सबसे पहले बात हम कर सकते हैं कि बंध्यता कोई अभिशाप यानी कोई प्रकार ये नहीं है कि हम लोग बोले कि ये कोई किसी प्रकार को किसी ने युग श्राप दे दिया, यानी कोई अभिश्राप नहीं है, यानी अभिश्राप नहीं है। इसका अगर बात हम करें तो भारत की बात हम करें तो बंध्यता को लेकर, क्योंकि भारत शुरू से ही एक पुरुष प्रधान देश रहा है और आज 2021 की बात हम करें तो आज भी कई ऐसे राज्य कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी पुरुष प्रधानता का उदाहरण हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि आज जो महिलाओं के साथ कई अत्याचार या कई यूं कर सकता अन्याय हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात हम कर सकते हैं कि बंध्यता यानी किसी परिवार में अगर कोई दंपति संतान उत्पन्न नहीं करती है तो उसका पूरा का पूरा आरोप या पूरी जिम्मेदारी महिला के ऊपर डाल दिया जाता है। जबकि हम जानते हैं कि संतान की उत्पत्ति में या लड़का या लड़की होने में भी महिला का योगदान नहीं होता है, जबकि लड़का और लड़की पुत्र और पुत्र की उत्पत्ति का होना भी ना तो पुरुष ना स्त्री बल्कि ये अंडाणु और शुक्राणु जो अलग अलग प्रकार के युग्मक होते हैं उनके संयुग्मन पर डिपेंड करता है। और ये मैं बार बार आपको कहता हूं कि निषेचन क्रिया एक रैंडम है, एक संयोग है
और हम जानते हैं कि निषेचन क्रिया के दौरान नर और मादा के अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होने से युग्मनज बनता है, और बनने वाला जो युग्मनज होगा, एक कॉमन सी बात बता रहा हूं कि युग्मनज में गुणसूत्र या तो 44XX होंगे या 44XY होंगे। ये हम लोग अगले वीडियो पढ़ेंगे। अगर ऐसी स्थिति युग्मनज में गुणसूत्र संख्या 2n = 46, अगर ये स्थिति आती है यानी अलिंगी गुणसूत्र तो 44 और लिंगी गुणसूत्र XX अगर है तो ये युग्मनज से भ्रूण का जो विकास होगा वो मादा का होगा। और अगर लिंगी गुणसूत्र यानी एलोसोम क्रोमोसोम लिंगी क्रोमोसोम XY होते हैं तो ऐसी कंडीशन में पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो लड़का और लड़की के होने में भी किसी स्त्री और पुरुष का यूं कह सकते हैं कि वो रोल तो है लेकिन उसके वो जिम्मेदार नहीं है। ओके सर, दोनों ही जिम्मेदार है, लेकिन हमारे भारत के अंदर अगर बात हम करते बंध्यता हुई या संतान उत्पत्ति में अगर माना जा रहा है कि पुत्र नहीं हो रहा पुत्रियां हो रही है तो उसका पूरा दोषारोपण महिलाओं पर ही आरोप प्रत्यारोप किया जाता है, और ऐसे उनको कई प्रकार प्रताड़नाएं भी की जाती है, और कई स्थितियों में तो उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनके मारपीट करना कई प्रकार कैसे, या फिर अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है तो कई गांवों के अंदर तो आज भी ऐसी है कि अगर कोई पत्नी अगर हमारा संतान प्राप्त नहीं कर पा रही है तो बिना किसी जांच के उस पुरुष की किसी दूसरी महिला के साथ शादी कर दी जाती है, जो कहीं ना कहीं अगर बात हम करें आज अगर बात हम आधुनिक समाज की तस्वीर हमारे सामने आती है तो बहुत ही एक दयनीय स्थिति होती है। तो बंध्यता कोई एक अभिशाप नहीं, बंध्यता का इलाज, लेकिन बंध्यता का कारण क्या हो सकता है? जो बंध्यता नंबर 1 क्या हो सकती है? सबसे पहली बात हम समझे, बंध्यता जन्मजात हो सकती है। बंध्यता का कारण यानी कह सकते हैं बंध्यता कोई शारीरिक बीमारी से भी हो सकती है। बंध्यता मनोवैज्ञानिक, बंध्यता का मेन कारण क्या हो सकता है? मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक का मीन हो गया कि मैंने आपको पहले कहा था कि संतान की उत्पत्ति या कोइटस या सेक्स के लिए नर और मादा का दोनों का यूं कह सकते हैं कि इमोशनल तरीके से या मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार होना जरूरी है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो भी एक बंध्यता का कारण हो सकता है। जन्मजात हो सकता है, शारीरिक बीमारी हो सकती है, या फिर कोई लंबी बीमारी भी हो सकती है, या अगर कोई पति पत्नी में से कोई एक अगर माना लंबे समय के लिए किसी ड्रग का सेवन करता हो। किसका? ड्रग। अब ड्रग सब दो प्रकार की हो सकती है। अगर डॉक्टर की सलाह से दी जाती है तो वो औषधि है, और बिना किसी डॉक्टर की सलाह से अगर कोई व्यक्ति अपने आनंद या खुशी या रिलैक्सेशन के लिए करता है, एनर्जी प्राप्ति के लिए करता है या आनंद के लिए करता है तो वो उस सिस्टम नशीले पदार्थ ड्रग बन जाता है। ये आप जानते हैं। तो इनकी वजह से ये कई कारण हो सकते हैं। तो बंध्यता के कारण एक नहीं बल्कि अनेक कारण हो सकते हैं। जन्मजात भी हो सकते हैं, जन्मजात या कोई माना जाए कोई लंबी बीमारी हो सकती है, कोई शारीरिक कारण भी हो सकता है, या कोई मनोविज्ञान कारण भी हो सकता है, रोग भी हो सकता है, या उस रोग में जाने को लंबे समय के लिए ड्रग भी हो सकती है, या फिर इसके और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन बंध्यता को लेकर यूं कह सकते हैं कि बंध्यता को लेकर स्त्री और पुरुष दोनों में ही बंध्यता हो सकती है, तो किसी एक को दोषारोपण नहीं दिया जा सकता। और दोनों ही स्थितियों में अगर किसी एक में बंध्यता का कारण है तो उसका बाकी रोगों की तरह हम उसका डायग्नोस करके यानी निदान करके उनका उपचार भी कर सकते हैं। तो बंध्यता के दो कारण हो सकते हैं, ध्यान दोगे। बंध्यता मतलब स्त्री बंध्यता और पुरुष बंध्यता, जो भी हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहली बात क्या आती है कि बंध्यता की इलाज या उपचार की दृष्टि में अगर कोई भी दंपति संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाता है किसी भी कारण से, तो सामान्य स्थिति में क्या होता है कि एक नॉर्मल स्थिति में तो क्या होता है कि जो एक्सपर्ट या जो विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं या गायनिक जो डॉक्टर होते हैं, वो उस कपल का यानी कपल की एक सिंपल डायग्नोस करके यानी सिंपल जांच या डायग्नोस, आप समझ पा रहे होंगे, डायग्नोसिस या जांच करके उनका एक्चुअल में उपचार करके, ये ध्यान दीजिए, सामान्य बीमारियों की तरह उनका डायग्नोसिस करके उनका उपचार करके उस दंपति को संतान उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ये ध्यान से सुन ले, आराम से, बहुत इजी में बता रहा हूं कि सामान्य कंडीशंस की बात हम कर लें तो हमारे भारत में इनफर्टिलिटी जो क्लिनिक है यानी जो फर्टाइल हॉस्पिटल्स हैं जहां पर सेक्सोलॉजिस्ट या जो गायनिक डॉक्टर बैठते हैं, वो क्या करते हैं सामान्य स्थितियों में तो किसी पति पत्नी या दंपति अगर संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशंस में तो उनकी कुछ बेसिक जांचें करके यानी शुक्राणु की संख्या को या बेसिक कुछ जांचें करके या कुछ दवाइयां या कुछ हार्मोनल मेडिसिन के द्वारा भी या उन्हें जागरूक करके भी उनकी बंध्यता को दूर करके संतान प्रदान करने या संतान उत्पन्न करने में उनको हेल्प करते हैं। तो एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि अगर किसी कारण से अगर जांच के अंदर बंध्यता अगर मान जाए कि किसी बंध्यता का उपचार संभव नहीं है, एक बार ध्यान दीजिए, उपचार संभव नहीं है, तो उस कंडीशंस के अंदर हम कुछ विशेष प्रकार की बंध्यता दूर करने या उस कपल
को संतान उत्पन्न करने में हम कुछ विशेष प्रकार की तकनीक का यूज करते हैं। ये ध्यान देंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, यानी कुछ विशेष प्रकार की टेक्निक का प्रयोग करके जब हम लोग पढ़ेंगे असिस्टेड, यानी एसोसिएट भी कर सकते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ओके, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं कि सामान्य कंडीशंस में तो ऐसी वंध्यता को ज्यादा विषाद नहीं है, यानी कुछ स्थितियों में तो पति या पत्नी में से इनका डायग्नोसिस करके डॉक्टर सामान्य दवाओं के द्वारा या सामान्य उपचार के द्वारा उनकी वंध्यता को खत्म करके उनको संतान सुख प्रदान करने में सहायक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वंध्यता होती है जिनका उपचार संभव नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ टेक्निक का यानी कुछ रिप्रोडक्टिव यानी कह सकते हैं सहायक जनन या प्रजनन तकनीकों का उपयोग करके ऐसे कपल्स को संतान उत्पन्न करने में हम लोग या यूं कैसे मेडिकल साइंस उनकी हेल्प करता है। तो इन्हीं तकनीकों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके सर, तो इनमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनफर्टिलिटी के लिए यानी कपल में कोई एक मेंबर जिम्मेदार हो ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना किसी डायग्नोसिस के हम किसी भी कपल में किसी एक पार्टनर पर उस इनफर्टिलिटी का पूरा जो दोष है या वो नहीं कर सकते, जबकि हम जान सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर के अंदर यानी शारीरिक जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हेडेक है, या अगर बात हम कर सकते हैं कि हार्ट की बीमारी है, लीवर की है, किडनी के, स्टोमक का, बैकबोन है, ये डिजीज जब हो सकती है और इन डिजीज का भी डायग्नोस करके हम लोग जो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आज आधुनिक युग में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। जब हम लोग यूं कह सकते हैं कि बड़ी से बड़ी गंभीर डिजीज का हम लोग इलाज संभव कर सकते हैं, तो वंध्यता को एक बड़ी डिजीज नहीं है। ओके सर, तो वंध्यता के दो प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहली बात अगर यूं कर सकते हैं स्त्री यानी फीमेल इनफर्टिलिटी, यानी अगर किसी फीमेल में इनफर्टिलिटी हो, ये ध्यान से, बहुत ही इनफर्टिलिटी। ओके, और सेकंड कौन सी है? मेल वंध्यता। ओके, मैं यहां पर हिंदी में लिख दूं ताकि आपको समझ आए। मेल वंध्यता, ओके, और स्त्री वंध्यता, एक दो गाने। अब सबसे पहली बात ये यूं कह सकता हूं, इसको एक एक कर पढ़ते हैं। अगर किसी फीमेल में यानी माना जा रहा है कि कोई फीमेल जिसमें वंध्यता क्या कारण हो सकता है, सबसे पहले सुन लीजिए, क्योंकि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जिसको हम लोगों ने यूं कह सकते हैं कि पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि जो मादा जनन तंत्र है उसको हम प्रमुख रूप से यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स या सिस्टम कंसिस्ट फोर फॉलोइंग पार्ट्स या फोर पार्ट्स बना होता है। नंबर 1 की बात हम कर सकते हैं प्राथमिक जनन अंग, या मैं सिंपली बता दूं आपको, प्राथमिक मादा जनन अंग, सहायक मादा जनन अंग, सहायक मादा जनन ग्रंथियां और बाह्य जनन, इन सबसे मिलकर बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर किसी मादा में, अगर यूं कह सकते हैं कि किसी मादा में उसके अंदर, और हम जान सकते हैं कि इस दौरान संतान उत्पत्ति के लिए मादा का मानसिक शारीरिक रूप से और एक भावनात्मक रूप से उसका संतान उत्पन्न करने के लिए परिपक्व होना आवश्यक है। तो यदि किसी मादा के अंदर अंडा से दो अंडा यानी एक अंडा से एक दो अंडवाहिनी होती है, यूट्रस होता है, और वेजाइना, और अगर हम यूं कह सकते हैं वल्वा, ये सभी मिलाकर रिप्रोडक्टिव मादा। तो अगर मादा के किसी अंग में माना जा रहा है कि किसी मादा के अंदर अंडा से और गर्भाशय यूं कह सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ है, और उसमें अंडों से क्रिया भी प्रॉपर आती है या रजचक्र भी नियमित आता है, लेकिन अंडाणु का परिवहन करने वाली जो अंडवाहिनी होती है वो अंडों से क्रिया के बाद में, यानी अंडवाहिनी की जो झालर होती है, फिम्बरी होती है, कीपक भाग, वो अंडों से क्रिया के बाद उस मादा के अंडाणु को संग्रहण करके अंडवाहिनी के एम्बुला भाग तक नहीं पहुंच पाती, यानी वो अंडवाहिनी माना जा रहा है पिचकी हुई है, ऐसे मान लीजिए। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर वो मादा अपने पति के साथ अगर रेगुलर इंटरकोर्स करती है, तो ऐसी स्थिति में शुक्राणु यानी अंडाणु के बिना निषेध क्रिया नहीं कर पाएंगे और वो मादा प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो ऐसी एक कंडीशन हो सकती है, या कोई मादा जिसे अंडजनन की क्रिया प्रॉपर हो, यानी मैं यहाँ पर फीमेल इनफर्टिलिटी के कारण बता दूं कि अगर किसी मादा में, यानी सिंपल बात है, अंडाणु का निर्माण, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा तो मैं थोड़ा बोल के रिपीट कर दूं, अंडाणु का निर्माण हो रहा हो लेकिन अंडाणु का परिवहन करने वाली अंडवाहिनी पिचकी हुई, या किसी मादा के अंदर अंडा से और गर्भाशय दोनों ऑर्गन बिल्कुल स्वस्थ है, क्योंकि हम गर्भाशय का योगदान किसके अंदर होता है, हम जानते हैं इम्प्लांटेशन यानी रोपण में, और रोपण से लेकर प्रसव क्रिया तक के समस्त जो भ्रूण विकास की जो एम्ब्रियोजेनेसिस के जो क्रियाएं होती है या जो चरण होती है, पूरी गर्भावधि होती है, वो
करीब करीब अगर बात हम करें यूट्रस में होती है, जिसे बच्चादानी भी हम कहते हैं। तो अब कई कारण हो सकते हैं कि किसी मादा का अंडाणु प्रॉपर बन रहा हो लेकिन अंडवाहिनी पिचकी हुई है, या किसी मादा के अंदर माना जा रहा है कि गर्भाशय जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो कमजोर है, जो निषेचन क्रिया के दौरान बनने वाले युग्मनस को धारण नहीं कर पाती और उस महिला में बार बार मिसकैरेज हो रहा है, जिससे गर्भपात हो सकता है। अभी प्रश्न भी आ सकता है कि सर किसी मादा में एक सामान्य तरीके से गर्भपात हो सकता है, तो बिल्कुल मैं हाँ, क्योंकि स्ट्रेस से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी, क्योंकि गर्भाशय की भित्ति का अगर बात हम कर सकते हैं कि एमटीपी हमने पढ़ा था जानबूझ के हटाने को, जिसको लेकर हमने कई टेक्निक्स बताई थी, लेकिन वो भी प्रैक्टिकल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। किसी नर्स किसी भी दाई या कोई भी यूं छोटा सा डॉक्टर है या इन लोगों के चक्कर पड़ के अपने कैरियर अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि अगर किसी मादा प्रेगनेंसी के बाद में भी अगर उसका गर्भ गिर सकता है तो उसका कारण हो सकता है हाँ प्राकृतिक तरीके से। तो वही यहाँ पर तो मादा के अंदर इनफर्टिलिटी के बहुत से कारण हो सकते हैं। तो इस जनरल बात भी कर सकते हैं कि मादा में अगर इनफर्टिलिटी है तो उसको लेकर हम कौन कौन सी टेक्निक का यूज करके उन्हें संतान या उत्पन्न करने में सहायता कर सकती है ऐसे। तो सबसे पहले जो तकनीक आती है एक बार ध्यान दें, उसमें आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट आप इसको आराम समझे, फर्टिलाइजेशन हिंदी में अगर आप बात करें इसको बाद में पढ़ लेंगे पात्रे निषेचन, यह भी आप देखेंगे। इस टेक्निक के ऊपर, इस टेक्निक से उत्पन्न जो शिशु होता है उसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ये आपने सुना होगा। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी। दूसरी टेक्निक की बात हम करें, एक एक का इन विट्रो है, दूसरा इन विवो, ये बताने की आवश्यकता नहीं। विवो एक यूं कर सकते हैं प्राकृतिक तरीके से निषेचन की क्रिया मानव मादा के शरीर के अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में होती है, इन विवो यानी जीव के अंदर, तो मादा शरीर के अंदर ही। और हम जानते हैं कि मानव मादा, मानव एकलिंगी प्राणी, मानव में युग्मनस का निर्माण होता है, मानव में निषेचन आंतरिक होता है, और निषेचन की क्रिया मानव मादा के अंडवाहिनी के एम्पुला भाग, जो अंडवाहिनी का चौड़ा मध्य भाग होता है, वहां पर अंडाणु शुक्राणु का शयन होता है, ये ध्यान बता दूं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसे बोलते हैं जीव में होने वाला निषेचन। और अगर कोई कपल या मादा अगर स्वस्थ है तो उसमें निषेचन कौन सा होगा, आंतरिक होगा। ओके, और पात्र निषेचन में क्या होगा अभी हम लोग डिस्कस कर लें, इन विवो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम बोल सकते हैं जीवे निषेचन या जीवे निषेचन या जीवे संलयन। ओके, थर्ड वन की बात हम कर सकते हैं, इसी की बात हम करें, इसमें और भी टेक्निक है, इसमें टेक्निक है यू कह सकते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी गिफ्ट, ये भी अभी इसको पढ़ेंगे। अंडाणु यानी गैमेट युग्मक अंडाणु यानी यू कह सकते हैं युग्मक अंत फैलोपियन ट्रांसफर, इसके भी मैं इसके पूरे नाम बता दूंगा। फोर्थ जो टेक्निक हो सकती है, इसी टेक्निक की बात हम कर सकते हैं, इसमें एक जो टेक्निक आ सकती है ICST, ओके, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर। ओके, यानी ये टेक्निक्स है, यानी ये मैंने आपको बता दी। अब ये इसके अलावा ये अगर हम बात भी करते हैं मेल बंध्यता में, अगर मेल बंध्यता होती है तो उसमें हम कौन सी टेक्निक का प्रयोग करते हैं, तो मेल बंध्यता की स्थिति में जो काम आने वाली जो टेक्निक होती है उसमें होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या फिर बोलते हैं IUI यानी इंट्रा यूट्रस यानी इंट्रा यूट्रस इंसेमिनेशन। और एक यू कर ये जो तकनीक मैंने आपको बताया ICU कैसे, ये तकनीक तो अगर यहां पर है, इस तकनीक के अलावा एक तकनीक और है IUI इंट्रा, यानी इसी का टेक्निक आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन विट्रो में, तो हम लोग अभी देख लेंगे, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सभी जो टेक्निक्स है उनका हम लोग ब्रीफ में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो टेक्निक हम लोग पढ़ रहे हैं, या सबसे पहले जो टेक्निक है वो है सर पात्र निषेचन। तो सर पात्र निषेचन होता क्या है कि सिंपल वे की बात हम कर सकते हैं। अगर कोई दंपति, थोड़ा बड़ा टॉपिक जा रहा है, अगर किसी दंपति में जो महिला है, माना जरा महिला है, वो दोनों है, अगर किसी महिला के अंदर अंडाणु का निर्माण परिपक्व हो रहा है और उसके अंदर क्या अंडवाहिनी अगर उसकी पिचकी हुई है, यानी फैलोपियन ट्यूब पिचकी हुई है, ये ध्यान दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि बंध्यता से ग्रसित उस दंपति में से जो महिला होती है उसके रज चक्कर, क्योंकि इनफर्टिल यानी जो अभी मैंने आपको बता दिया जो टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये इसी तकनीक का नाम है, जिसको थोड़ी देर पहले हमने नाम दिया था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक बताया था
एक और वो इन वी फॉर विवो और या वी फॉर विट्रो। यानी यदि कोई दंपति में अगर माना जा रहा महिला के अंदर अंडाणु का निर्माण हो रहा है लेकिन उसकी अंडवाहिनी पिचकी हुई है, जिसकी वजह से अंडाणु का परिवहन नहीं हो पा रहा और अंडाणु शुक्राणु का निषेचन नहीं होने की वजह से वो महिला या वो दंपति कभी संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे, ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं कि यदि किसी कपल पति पत्नी में से यानी किसी मादा के अंडाणु, आप ध्यानपूर्वक सुने इसको, मादा के अंडाणु और उसके पति के शुक्राणु, ओके, दोनों को हम इन्हें इंजेक्शन से सक्शन करके इंजेक्शन सैंपलिंग के रूप में, क्योंकि मानव मादा में अंडाणु का निर्माण प्रत्येक रज चक्र में 10 से 17 दिन होता है और ये टेक्निक एक प्रशिक्षक डॉक्टर के द्वारा की जाएगी। तो जो डॉक्टर इनका इलाज कर रहे होंगे वही उनका प्रॉपर डायग्नोस करेंगे और प्रॉपर नजर रखेंगे कि इनमें अंडाणु का सैंपल कब लेना है, शुक्राणु कब लेना है। तो इसमें क्या होता है कि दो पति पत्नी बंध्यता से ग्रसित पति पत्नी यानी नर और मादा के शुक्राणु और अंडाणु दोनों को यदि यूं कैसे मादा शरीर के बाहर मतलब कहां पर, प्रयोगशाला में, यानी आप समझ पा रहे होंगे प्रयोगशाला की बात हम जैसे लैबोरेटरी बात कर सकते हैं या हॉस्पिटल की बात कर सकते हैं, शरीर के बाहर लेकिन शरीर जैसी परिस्थितियां जो निषेचन के लिए, क्योंकि जो आंतरिक निषेचन के लिए जो कंडीशन चाहिए वही कंडीशन अगर शरीर के बाहर किसी पात्र यानी प्रखनली में की जाए और उस प्रखनली के संवर्धन माध्यम, यानी इसके लिए क्या करें, अंडाणु शुक्राणु के संवर्धन करने के लिए हम क्या बनाएंगे, एमएस मीडिया, ये ध्यान दोगे, एमएस मीडिया जिसे अपनी भाषा में कल्चर मीडिया कह सकते हैं, या फिर मैं यहां पर लिख दूं संवर्धन माध्यम, जब आप समझ जाओगे कल्चर मीडिया। संवर्धन माध्यम का अर्थ है कि अंडाणु शुक्राणु के संलयन करने के लिए आवश्यक जो कंडीशंस, आवश्यक जो तत्व हैं, आवश्यक जो पोषक पदार्थ हैं, आवश्यक जो कंडीशन चाहिए वो चाहिए, ओके। तो इस संवर्धन माध्यम के अंदर अंडाणु और शुक्राणु को लेकर उनका संलयन करवाया जाएगा और इनके संलयन से इसी परकनली में निषेचन क्रिया होगी और निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज का निर्माण होगा और युग्मनज के निर्माण के बाद में किसका निर्माण होगा, भ्रूण का। आप समझ पा रहे हैं, आराम से इसको समझें, इसमें ज्यादा वो नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक दृष्टि से अगर बात हम करें तो ये मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं कि प्राकृतिक दृष्टि से अगर किसी मानव मादा की बात हम करें तो प्राकृतिक दृष्टि से निषेचन जो क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया मानव मादा के शरीर के अंदर ये फैलोपियन ट्यूब, ओवम, ये थोड़ा डफली डायग्राम हम लोग बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसको लेकर हम लोग पहले प्रिपेयर, ओके। अब हम लोग कॉमन से ये आप लोग इसको ध्यान दें और ये यूट्रस। अब जनरली क्या होता है सर, कोइटस ड्यूरिंग टू कोइटस, जब मेल और फीमेल में फिजिकल काउंटर होता है तो फीमेल में जो मेल पार्टनर होता है, मेल पार्टनर के द्वारा क्या होता है, अपने पेनिस या सिस्टम के द्वारा शुक्राणु को या वीर्य को, ओके सर, और वीर्य नर शरीर में बनने वाला शुक्राणु और शुक्रीय प्लाज्मा सहित एक सारे धर्म होता है। इसको नर के द्वारा महत्वपूर्ण क्रिया के दौरान वीर्य को मादा शरीर के वेजाइना में छोड़ा जाता है। ये ध्यान दो, इस क्रिया को वीर्य सेचन, ये भी ध्यान दें कि वीर्य सेचन एंड इंसेमिनेशन, ये आपके आगे भी काम आएगा, इंसेमिनेशन आगे हम टॉपिक आज पढ़ेंगे। इंसेमिनेशन की क्रिया नर द्वारा की जाती है और इंसेमिनेशन क्रिया के दौरान मानव नर मादा के वेजाइना में शुक्राणु सहित वीर्य को छोड़ता है और ये शुक्राणु गति करते हुए गर्भाशय से गति करते हुए अंडवाहिनी में आते हैं, ओके। और हम जानते हैं कि इस मानव मादा के रज चक्र के दौरान यानी रज चक्र के दौरान जब रज चक्र का 10 से 17 दिन होता है, ऑलमोस्ट 14 डेज, तो मानव मादा के अंडाशय में ग्राफिक पुटिका के रैप्चन होने से ओवम बाहर आता, अंडाणु बाहर आता, और इस अंडाणु को अंडवाहिनी की जो ये फंडिबुलम होती है, फिब्रिन होती है, ये क्या करती है, यहाँ से यूं कह सकते हैं कैप्चर करती है, आप समझ में आ रहा होगा, और कैप्चर करके इस अंडाणु और ये अंडाणु अंडवाहिनी की भित्ति पाई जाने वाली पेशियों की कर्माकुंचन से गति करता हुआ यहाँ पर पहुंचता है। और इन्हीं जब इस और ये अंडाणु मानव मादा के अंडवाहिनी के इस भाग में लगभग 10 से लेकर, अगर हम लोग कॉमन सी बात हम करें, 10 से लेकर 17 दिन निषेचन की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो ये मैंने बताया प्राकृतिक निषेचन क्रिया कैसे होती है, ओके सर। तो प्राकृतिक निषेचन की क्रिया को हम बोल सकते हैं इन विवो, ये बहुत ही इन विवो, अभी मैंने जो लिखा था इन विवो फर्टिलाइजेशन,
ओके, लेकिन यहां पर हम क्या, इन विट्रो, यानी मादा शरीर के बाहर किंतु शरीर जैसी परिस्थितियों में किसी बंदे दंपति के मादा और नर के शुक्राणु और अंडाणु को कृत्रिम संवर्धन माध्यम यानी प्रखरनली में लेकर निषेचन क्रिया करवाना से भ्रूण का निर्माण करते हैं, और उस भ्रूण का निर्माण करवा, इस प्रक्रिया में भ्रूण का निर्माण और भ्रूण क्रिया के दौरान हम जानते हैं कि भ्रूण का निर्माण यानी युग्मन बनता है, और युग्मनज का निर्माण होने के बाद में फिर एक कोशिका होती है, फिर दो कोशिका अवस्था आती है, फिर तीन कोशिका यानी चार कोशिका अवस्था आती है, फिर 8 कोशिका अवस्था आती है, ये तो आप जानते हो, पढ़े हैं, और 8 कोशिका अवस्था के बाद आती है 16 कोशिका अवस्था, फिर 32, ये चलता रहता है, ये भ्रूण का। तो निषेचन क्रिया यहां पर कहां करवाई जा रही है, परखनली में, मादा शरीर के बाहर। इसीलिए अब इस भ्रूण को यानी इस युग्मनज या इस भ्रूण को, यानी ये क्या हो सकता है, युग्मनज जनरली युग्मनज का निर्माण क्या होता है, प्राकृतिक तरीके से युग्मनज का निर्माण और निषेचन की क्रिया, और निषेचन क्रिया से लेकर यूं कैसे पूरा भ्रूण विकास और प्रसव की क्रिया मानव मादा के शरीर में होती है, और उत्पन्न होने वाले शिशु को हम एक प्रकार से सामान्य शिशु कहते हैं। ये ध्यान दोगे। अब आप लोग बोल सकते टेस्ट ट्यूब बेबी क्या टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म क्या प्रकनली से हो रहा है, तो मैं बोलूंगा नहीं, केवल उस प्रकनली बेबी का प्रारंभिक जो चरण है यानी निषेचन से लेकर कुछ भ्रूण विकास के कुछ चरण जो है वो प्रकनली में हो रहा है। तो मैंने यहां पर क्या बोला कि मानव मादा शरीर के बाहर किंतु शरीर जैसी परिस्थितियों में अंडाणु किसी नर और मादा के अंडाणु और शुक्राणु को लेकर निषेचन क्रिया करवाना, और निषेचन क्रिया से बनने भ्रूण को, किसको, भ्रूण यानी युग्मनज, और एक कोशिका को हम लोग युग्मनज बोलते हैं, और युग्मनज में संयुक्त विभाजन जब होगा तो एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 3, फिर 4, फिर 8, ये आप ध्यान दोगे। तो युग्मनज या भ्रूण का निर्माण करके अब उस युग्मनज या भ्रूण को उसी मादा यानी ये मादा अगर उस मादा का गर्भाशय, ध्यान दें, अगर उस मादा का गर्भाशय परिपक्व, और ये आपने बोला कि इस मादा में ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो यदि किसी मादा की फैलोपियन ट्यूब, ये ध्यान दीजिए, तो मैंने पता अगर किसी मादा की फैलोपियन ट्यूब अगर मादा किसी वजह से चिपकी हुई है तो अंडाणु का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन अंडाणु का क्या नहीं हो रहा, परिवर्तन, और अंडाणु परिवर्तन नहीं होने की कंडीशन में शुक्राणु और अंडाणु का कभी संलयन नहीं होगा, तो ऐसी मादा के लिए हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अपनाते हैं। ओके सर, आप समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या होगा, जबकि हम जानते हैं इस मादा का जो यूट्रस है वो सामान्य है, क्योंकि अगर सामान्य स्थिति में तो प्रकनली में बने या बनाए गए इस युग्मनज या भ्रूण का यूं कैसे इस मादा के गर्भाशय में रोपण करके, रोपण क्या है, रोपण क्रिया करने के बाद में अब रोपण क्रिया से लेकर इस भ्रूण का सामान्य विकास होता है जैसे सामान्य बच्चे का होता है। केवल यहां प्रारंभिक जो चरण है निषेचन और से लेकर कुछ चरण ही प्रकनली में हो रहे हैं। अब रोपण क्रिया के बाद में होने वाले भ्रूण विकास के आगे के जो चरण होते हैं, यानी अगर बात हम कर सकते हैं आगे के जो चरण जिसे हम लोग परिभाषा गैस्ट्रेशन है, अनुविकास है, 1 महीना का विकास, 2 महीने का विकास, और सारे पूरे विकास सामान्य विकास होने बाद में गर्भावधि पूरी होती है, और गर्भावधि पूरी होने के बाद सामान्य प्रसव से एक नवजात शिशु का क्या होता है, जन्म। ये जो नवजात शिशु होता है, इसी नवजात शिशु का नाम क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, जो हमारी तरह ही होता है। अब तो समझ में आ गया। तो टेस्ट ट्यूब बेबी किसी टेस्ट ट्यूब को ब्लास्ट करके बाहर नहीं आता है, तो इसको आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें। बस इसका निषेचन केवल प्रकनली में होता है, इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। आप समझ में आ गया होगा। अब एक दो कंडीशंस मैंने आपको बता दी। अब यहां पर क्या होता है कि निषेचन क्रिया प्रकनली में करवाने के बाद में अब जो युग्मनज बनेगा, इसको ध्यान दें, क्या बनेगा, भ्रूण। ओके, और एक कोशिकीय भ्रूण को हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, ये ध्यान दोगे। अब एक कोशिकीय अवस्था के बाद में फिर वो कितनी कोशिकीय अवस्था बनेगा, 2 कोशिकीय, 3 कोशिकीय, ऐसे मान लो। तो अब क्या होता है, उस युग्मनज या भ्रूण का स्थानांतरण मादा के गर्भाशय में करवाने की जो टेक्निक होती है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में 2 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1, एक तो ये होता है एक तकनीक तो ZIFT, और दूसरी जो टेक्निक होती है IUT। इसको आराम से समझिए। ZIFT यानी ZIFT का अर्थ है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसको आराम से हिंदी में भी आप लोग लिख रहे हैं, यानी युग्मनज, या फिर हिंदी आप समझ रहे होंगे, मैं अंग्रेजी लिख दूं ताकि आप समझ। जेड को यहां पर क्या है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी युग्मनज अंडवाहिनी स्थानांतरण तकनीक। ये कब अपनाते हैं, ध्यान दीजिए,
एंड जिप्ट का पूरा नाम और आईयूटी का पूरा नाम, ये नाम भी आप आने वाले क्वेश्चन है और ये बोर्ड में भी आते हैं और उसमें भी क्या बोलते हैं इसको, नीट एग्जाम। अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर निषेध क्रिया प्रखंडली में, यानी प्रखंडली में निषेध क्रिया कब होगी, इस प्रखंडली के संवर्धन माध्यम में, अभी बता दी मैंने आपको, क्यों कैसे नर के यानी मादा के अंडाणु को इंजेक्शन करके यहाँ पे अंडाणु डाल देंगे और उसके पति, इसके पति के शुक्राणु को यहाँ पर डाल के निषेध क्रिया कर देती, और निषेधन क्रिया से बने युग्मनज, अगर वो युग्मनज यानी कह सकते हैं 1 से लेकर 8 कोशिक अवस्था तक है, कौन सी कोशिका, 1 से 8 कोशिकीय अवस्था या 1 से 8 कोशिकीय भ्रूण का स्थानांतरण तो हम लोग उस मानव मादा की कहां पर करवाएंगे, उसकी अंडवाहिनी में। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि हम जान सकते हैं कि रोपण होने से लेकर, रोपण क्रिया मानव मादा में 32 से 64 कोशिक अवस्था में होती है, जिसे हम बोल सकते हैं कोरक कोटि। कौन सी अवस्था में, कोरक कोटि। तो यदि यहां पर प्रकनल में बनने वाला भ्रूण अगर 8 कोशिकीय 2, 4 या 8 कोशिका अवस्था तक है, और यहां पर इन कोशिकाओं को बोलते हैं कोरक खंड, क्या बोलते हैं, कोरक खंड या ब्लास्टोम। तो 8 कोशिकीय अवस्था तक के भ्रूण का स्थानांतरण उसी मादा की अंडवाहिनी में, कहां पर, और आप लोग कैसे करवाएंगे, वही हम लोग यूं कह सकते हैं कैथेटर के माध्यम, सॉरी इंजेक्शन के माध्यम से। तो यहां पर हम लोग उस युग्मनज या भ्रूण का हम ट्रांसफर कहां पर करेंगे, उस मानव मादा की फैलोपियन ट्यूब में, ताकि उसका आगे का प्रोसेस सामान्य तरीके से हो सके। तो ऐसी तकनीक में हमने भ्रूण का स्थानांतरण कौन तकनीक से करेंगे, जिप्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आप समझ में आ रहा होगा कि युग्मनज का अंडवाहिनी के अंदर स्थानांतरण करने की तकनीक का नाम क्या होगा, जिप्ट होगा। जिप्ट के बाद में क्या होगा, अब यही युग्मनज, यही जो भ्रूण होगा ये गति करता हुआ, यूं कह सकते हैं 8 कोशिका होता है 16 मोरुला, मोरुला से फिर ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला अवस्था में जाने के बाद फिर वो वहां पर स्वतः क्या हो जाएगा, रोपण हो जाता है। रोपण होने के बाद में आगे के भ्रूण विकास के जितने भी चरण होते हैं, यानी पूरी गर्भावधि होती है वो कंप्लीट यूट्रस में होती है, और गर्भावधि जब कंप्लीट हो जाती है तो कॉमन सी बात है, सामान्य प्रसव क्रिया या गर्भाशय में, हृदय में, यानी कर्म से संकुचन और शिथिलन होने से मानव जो शिशु होता है वो मानव वेजाइना या जन्म मार्ग से बाहर आता है, जिसे प्रसव क्रिया कहते हैं। तो एक योग है। दूसरी भ्रूण स्थानांतरण, यानी ये किसकी बता रहा हूं, युग्मनज या भ्रूण का स्थानांतरण, ये ध्यान दोगे, स्थानांतरण तकनीक, ये 2 प्रकार की होती है। अब ये होती है टेक्निक कब होती है कि यदि भ्रूण 8 कोशिका से ज्यादा हो, या 8 कोशिका से ज्यादा कोशिका, यानी 16 कोशिका या 32 कोशिका भ्रूण है, कितनी कोशिका, 8, क्योंकि 8 कोशिका से अगली जो अवस्था आएगी वो कौन सी होगी, 16 ब्लास्टोमियर, जिसे हम लोग मोरुला कहते हैं। तो यदि भ्रूण 8 कोशिका से ज्यादा कोशिका अवस्था में, यानी 16 है या 32 है, तो ऐसी कंडीशन में उस भ्रूण का क्या माना जा रहा है कि ये 8 कोशिका से ज्यादा यहाँ पर क्या कोरक खंड है, और कोरक खंड को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोम बोलते हैं। आप समझ पा रहे होंगे। ऐसी स्थिति में इस भ्रूण का स्थानांतरण उस मादा के, ये कौन सी मादा, वही मादा सर बंदे, क्योंकि इसमें के बंदे तक एक ही कारण था कि इसकी फैलोपियन ट्यूब इसकी थी, जिसकी वजह से उसमें अंडाणु का परिवहन नहीं हो पा रहा था, और बाकी ये मादा नॉर्मल मादाओं की तरह है। ओके सर, कभी कभार हम इसमें अन्य मादाओं का योगदान भी, जिसे हम लोग सरोगेट मदर भी कहते हैं, जो बता दूंगा अभी आपको। अब यहाँ क्या होगा कि अगर वो भ्रूण अगर 16 कोशिका अवस्था से ज्यादा है, तो उस भ्रूण को हमें बैक अंडवाहिनी में इम्प्लांट करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि भ्रूण विकास के प्रारंभिक जो चरण होते हैं रोपण से पहले तक, यानी लगभग 3 से 4 निषेचन से लेकर 4 दिनों तक का भ्रूण विकास अंडवाहिनी में होता है। उसके आगे का पूरा भ्रूण विकास प्रसव क्रिया तक का गर्भाशय में होता है। ये आप ध्यान को सुन लेंगे आप उसको। ओके सर, समझ में आ रहा होगा। तो यदि भ्रूण प्रकनली के अंदर ही अगर 16 कोशिका अवस्था से ज्यादा है, तो उस भ्रूण का हम अंडवाहिनी में रोपण ना करके उस मानव मादा के कहां पर, उसके गर्भाशय में, ये आप समझ पा रहे होंगे, गर्भाशय में हम उसका क्या करेंगे, रोपण करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे, गर्भाशय रोपण करेंगे। इसीलिए इस तकनीक का नाम क्या हो गया, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। बहुत ही सिंपल मैं वे आपको बता रहा हूं, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। तो IUP, वो जो बंदे जो हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव हमने पढ़ी थी वो IUD है, वो था इंट्रा यूटेराइज डिवाइस था, और ये यहां पर क्या इंट्रायूटेराइन या यूटेरस ट्रांसफर। और इसमें हम लोग ये दोनों तकनीक इसलिए, प्रज्ञली शिशु या पात्र निषेचन में भ्रूण के स्थानांतरण की तकनीक अगर पूछें तो कितने प्रकार हो सकती है, जिप और IUD, ये आप ध्यान देंगे। तो ये पहला मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा, इस तकनीक में यानी हम लोगों ने यहां पर इन विट्रो में हम लोगों ने ZIFT बढ़ा और
यू टी पढ़ा। ये ध्यान दो कि ये दोनों ही टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजर में भ्रूण स्थानांतरण में काम आने वाली टेक्निक है। अब दूसरा प्रकार क्या हो सकता है कि अगर किसी मादा के अंदर माना जाती कोई मादा जिसमें अंडा